जी, मैंने कहा बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वक़्त निकाला और बीच में जुड़े हमारे साथ में, बहुत-बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खालिद साहब के पास आता हूँ। आज राजनीतिक आपाधापी से निकलकर बहुत दिनों बाद आज मैंने अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बड़ा टॉपिक दिया, खाद्य पदार्थों की ज़िद्दी महँगाई, उसके ऊपर सुबह आया है और थोड़ी देर में एक वही और भी विस्तारित एक 15 मिनट का टॉपिक न्यूज़ लॉन्चर पे भी आने जा रहा है, जहाँ पे मैंने बताया कि 5 मुख्य मुद्दे हैं जो जनता को ट्रबल कर रहे हैं, सरकार को ट्रबल कर रहे हैं और जो ज़िद्दी खाद्य महँगाई है, वो 10% के आस-पास हॉवर कर रही है, जबकि आपका नॉर्मल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.5% पे। उसमें मैंने काफ़ी पीपीटी स्लाइड्स भी यूज़ की हैं और सभी के रेट मैंने आपको परसेंटेज वाइज़ बताया है कि आपकी जेब के ऊपर सरकार कैसे डाका डाल रही है, तो उस एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। मोहम्मद खालिद साहब, आपके पास आता जी, हूँ। जी। जी, जी। ये अ, भागवत जी की जो नूरा कुश्ती सर, उन्होंने क्या जी, शब्द क्या कहे थे कल? चुनाव में स्पर्धा रहती है, इसलिए किसी को पीछे रहने का काम होता है, लेकिन इसमें भी मर्यादा है। असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी क्या कर रहे थे? फिर एक शब्द कहा उन्होंने, संसद में बैठकर सहमति बनाकर चलाने के लिए चुनाव होते हैं। चित्त अलग होने के बाद भी साथ ही चलना है। सबका चित्त एक जैसा नहीं हो सकता है, इसलिए बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने तब ये बात आपको याद नहीं आई थी कि सहमति होती है जब 150 मेंबर को आपने निकाल दिया था, एक्सपेल करवा दिया था और भारतीय न्याय दंड संहिता के जो 3 लॉज थे आपने पास करवा लिए थे बिना बहस के। तब आपको याद नहीं आए थे शब्द, इसलिए मैंने कहा ये नूरा कुश्ती है। दरअसल इसे एक शब्द अंग्रेजी में आता है, कहने को बुरा लगता है, दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। दे आर पार्टनर्स इन क्राइम सर। मोहम्मद खालिद साहब। जी। गौरव साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो लास्ट में शब्द कहा है, पार्टनर्स इन क्राइम, असल में यही क्रक्स है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आरएसएस और बीजेपी को 2 डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन कभी नहीं माना। मैंने कभी ये नहीं माना कि आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन है और बीजेपी उसका पॉलिटिकल विंग है। इनफैक्ट वो एक ही हैं। और जो आरएसएस है उसका एक क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के चलती है, वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। और बीजेपी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि बीजेपी ही आरएसएस है, आरएसएस ही बीजेपी। अगर इसमें से अगर फॉर एग्जांपल आरएसएस को हम निकाल दें तो बीजेपी कहीं भी नहीं है। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के मंत्रियों तक, गवर्नर्स तक, जितने भी लोग हैं वो आरएसएस के कभी ना कहीं वर्कर, प्रचारक, मेंबर रहे हुए हैं। और वो आज भी क्लियरली कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के मेंबर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है ही नहीं। नूरा कुश्ती भी कह लो, कैमोफ्लेज भी कह लो और ये चीजें कह लो। अब भागवत जी को आज अचानक कैसे ये सब चीजें याद आ गई? जब कैंपेन के अंदर, जब ये कैंपेन चल रहा था इलेक्शन का, जब नफ़रत बाँटी जा रही थी, जब बिटरनेस बाँटी जा रही थी समाज के अंदर, उस समय भागवत जी कहाँ थे? भागवत जी जो थे वो एक शब्द नहीं उस समय बोले, हाइबरनेशन में थे कहीं पे। और जब वो कहते हैं कि संयम होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तो प्रधान सेवक जो है वो एरोगेंस से पूरा भरा हुआ है। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसके इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो कितने एरोगेंस से भरे हुए हैं। जब प्रधान सेवक 10 लाख का सूट पहनता है और 10 लाख की घड़ी लगाएगा या उसको फ्लॉन्ट करेगा, तो ये बताइए उसमें कौन-सी नम्रता रह गई? कौन-सी चीज़ें उसमें रह गई? और फिर एक और चीज़ जो है, वो ये है कि इलेक्शन के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ये हम सबको पता है। और ये संवैधानिक रूप में भी है और हमारी जो एक इलेक्शन कमीशन है उसका भी दायित्व है। लेकिन क्या इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड था? अपोजिशन वर्स्ट हालात में इलेक्शन लड़ी है, जब ईडी, सीबीआई, आईटी हर चीज़ का उसके ऊपर पूरा रोब और दबदबा था, किसी को कुछ भी किया जा सकता था। देखो गौरव साहब, इंडिया डेमोक्रेसी है और हमारे संविधान के मुताबिक लोकतंत्र जो है वो हमारी जड़ है। अगर उस जड़ को खत्म करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो वो एंटी नेशनल है। और अगर वो एंटी नेशनल है और वहां पर भागवत जी चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये केवल और केवल एक लिपापोती है और कुछ नहीं है। भागवत जी उनके साथ जुड़े हुए हैं।
आरएसएस बिल्कुल चुप रही, भागवत जी बिल्कुल चुप रहे जब ये सब कुछ हो रहा था, और ये सब एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही थी। डेमोक्रेसी को खत्म करना, मैं इसको एंटी नेशनल समझता हूं। और अब मणिपुर की बात देखिए, मणिपुर में कितनी देर हो गई, कितना वहां पर खून खराबा हुआ, औरतों को नेकेड और रेप किया गया और मारा गया। तो वहां पर आरएसएस संघ क्या कर रही थी? संघ ने बहुत बड़ा काम, बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्प्रेड जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत किया है, लेकिन वो बेसिकली कम्युनिटीज को तोड़ने के लिए किया है। वो जो है वो एक नींव बनाई है बीजेपी के लिए, एक जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकली उसको एक हमवार रास्ता देने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं किया आरएसएस ने वहां पे, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो जो नफरत है कम्युनिटीज के अंदर, वो सामने आ रही है, और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसी का नतीजा है। अदरवाइज अदरवाइज वहां पर हमने कभी ऐसी चीजें नहीं सोची थी। तो और लास्ट में मैं एक बात कहूंगा कि भागवत जी ने ये सब कुछ कहा है, ये हो सकता है कि उन लोगों ने जो आरएसएस बीजेपी के वो लोग, या तो जो हार गए, या जिन्हें उसमें मिनिस्ट्री में जगह नहीं मिली, उन्होंने उकसाया हो कि भी ये बात हम कहें, एक तरह से ये लगे कि अटैक हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस बीजेपी एक ही चीज है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, बल्कि एक ही चीज है। इसलिए भागवता ये सब कहना, ये मेरे दिमाग में कोई मीनिंग नहीं रखता। सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने कहीं सोए पड़े उठ करके अपनी बात कह दी है, और ये बात जो है वो हम सब उसका डिस्कशन कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं इसका कोई मीनिंग नहीं लेता। जी। जी, सेंगर साहब की बात में फिर सुनील जी के पास आऊंगा। सेंगर